नमस्कार, जय जिनेंद्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 9वीं शताब्दी में आचार्य कुमुदेन्दु द्वारा एक बहुत ही अद्भुत रचना प्रस्तुत की गई जो अंक शास्त्रों पर आधारित है, और उस विलक्षण रचना का नाम है श्री भूवलय। इसको हम सारी प्रतियां कभी भी नहीं ढूंढ पाए। इसके 9 खंड हैं, इसमें से पहला खंड ही हमें उपलब्ध हो पाया है, और उस खंड की जो रिसर्च है वो विगत 70 वर्षों से जारी है। बहुत कुछ उसके सूत्रों को हल कर लिया गया है। कुंद कुंद ज्ञानपीठ इंदौर द्वारा लगभग उसके प्रशिक्षण के सत्र जारी हैं। 9 सत्र कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 10वां सत्र बहुत शीघ्र ही प्रारंभ किया जा रहा है। कुन ज्ञानपीठ द्वारा ही प्राकृत भाषा के ऊपर भी एक कोर्स जारी है। उसमें भी कई विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नमोकार मंत्र, जिसे कि हर जैनी सुबह उठते ही सर्वप्रथम स्मरण करता है, वो प्राकृत भाषा में है। तो हमारा जो दिन की शुरुआत होती है वो प्राकृत भाषा से ही शुरुआत होती है। हम ये कह सकते हैं कि जैनियों की मातृभाषा प्राकृत भाषा है। संस्कृत उसकी छोटी बहन है और हिंदी उसकी भी छोटी बहन है। तो जैन धर्म में प्राकृत भाषा का बहुत महत्व है। जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो सब प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और एकमात्र श्री भूवलय जो शास्त्र की रचना की गई आचार्य श्री द्वारा, वो अंकाक्षरों के आधार पे की गई, अंकों पे है। वो अद्भुत गुण विद्या है। उसके सूत्र को हल किया जाना बहुत जरूरी होता है। इस श्री भूवलय में ज्योतिष, वास्तु, मोक्ष मार्ग और धर्म के अनेक आयाम की प्रस्तुति की गई है। लेकिन आज ये परम सौभाग्य है, मुनियों के पास, वृत्तियों के पास, कतिपय विद्वानों के पास इसकी जानकारी है। इस विषय के संबंध में हमारे पूर्व प्रशिक्षणार्थियों को के जो अनुभव हैं वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, श्री भूवलय ग्रंथ का नवीन 10वां सत्र का ये उद्घाटन सत्र चल रहा है। अभी आपको बताया कि पिछले 9 सत्रों में लगभग यहाँ से 300 से 400 के बीच में विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण ग्रहण किया है। जिस ग्रंथ के जानने वाले कोई नहीं थे, आज से 4 साल पहले यदि इसका नाम किसी को मालूम था तो वो 1% लोग ही होंगे जो श्री भूवलय ग्रंथ का नाम जानते थे। मैं अपने स्वयं की बात करूं तो मैं भी 2020 तक इस ग्रंथ के बारे में नहीं जानती थी, और 2022 में मैं खुद पहले प्रशिक्षणार्थी रही और तृतीय सत्र में, और उसके बाद आज मेरा ये सौभाग्य रहा कि श्री भूवलय ग्रंथ का प्रशिक्षण कराना। ये ग्रंथ अंक लिपि में लिखा हुआ है। ऐसा ग्रंथ ये अद्भुत है। अभी तक जैन आगम के जितने ग्रंथ आपने देखे होंगे, संस्कृत प्राकृत में देखे होंगे प्राचीन ग्रंथ, लेकिन ये अंकों में लिखा हुआ 9th सेंचुरी यानी 1200 वर्ष प्राचीन ये ग्रंथ है। उस समय आचार्य कुमुदेन्दु ने, जब संसाधन नहीं होते थे आज की तरह आधुनिक, उस समय उन्होंने ताड़पत्रों पर हाथ से किस तरीके से लिखा होगा, वो कितने बुद्धिमान वो आचार्य कुमुदेन्दु रहे होंगे। क्योंकि वर्तमान में तो डिजिटल सब कुछ चलता है, अर्थात सभी लोग संसाधनों से स्नेह युक्त हैं, उनका प्रयोग करके बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज डेवलप कर ली है। लेकिन उस समय आचार्य कुमुदेन्दु, जब उनके पास कोई भी संसाधन नहीं थे, किस तरीके से उन गणित की विधाओं का उस अंक चक्रों में प्रयोग किया, क्योंकि यह ग्रंथ बहुत बड़ा
अंश मात्र ही उपलब्ध है। यह ग्रंथ 9 खंडों में है, जिसका प्रथम खंड मंगल प्रावृत जिसका नाम है वो मात्र हमारे पास उपलब्ध है। और इस प्रथम खंड में 59 चैप्टर्स हैं। उन 59 चैप्टर्स में अंक चक्र हैं 1270। उन 1270 अंक चक्रों को डिकोड करके जो हमारा साहित्य निकला वो कन्नड़ भाषा में है, और जिसका हिंदी अनुवाद आचार्य देशभूषण महाराज के द्वारा सन 1953 में प्रथम बार उसको अनुवादित करते हुए उसका पब्लिकेशन किया गया। पंडित येलप्पा शास्त्री ने इसको डिकोड करने का कार्य किया, और आचार्य देशभूषण महाराज ने 1 से लेकर के 14 अध्याय तक उस समय अनुवाद किया था 1950 के आसपास। उसके बाद 1953 में पहली पुस्तक के रूप में यह पब्लिश हुआ, और उसका द्वितीय संस्करण 1955 में निकला। 1955 से लेकर के 2020 तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। हालांकि हमारे अनिल सर लगभग 10-12 वर्षों से इस ग्रंथ पर कार्य कर रहे थे, लेकिन उनका कार्य सामने नहीं आ पा रहा था। जब से यहाँ ये प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हुआ गुनगुन ज्ञानपीठ के सहयोग से, तब से वो कार्य उनका सबके सामने आया, और इस ग्रंथ को पढ़ने की जिज्ञासा भी, रुचि भी पैदा हुई, और ग्रंथ के पढ़ने वाले शिक्षक और प्रशिक्षक भी तैयार हुए। आज हम लोगों ने यहाँ से लगभग 400 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण श्री भूगोल ग्रंथ का दिया है। इसका अर्थ है 400 ने 4000 लोगों तक श्री भूगोल की बात कही होगी। अर्थात आज बहुत लोग इस ग्रंथ का नाम जानने लगे हैं। पिछले 4-5 वर्ष से पहले किसी भी मुनि महाराज या विद्वान के पास जाकर के भी नाम लेते थे श्री भूगोल ग्रंथ है, कोई अंकों में ग्रंथ है, तो मालूम नहीं होता था कि कौन सा ग्रंथ है, क्योंकि मुनि महाराज ने उस ग्रंथ को देखा ही नहीं है, पढ़ने की बात ही दूर। क्योंकि अभी तक उनको ये ही पता था कि मात्र प्राकृत और संस्कृत में ही जैन ग्रंथ हैं, अंकों में भी कोई ग्रंथ है ऐसा सोचा भी नहीं था। और आज भी वह ग्रंथ इसीलिए उपेक्षा का विषय बना रहा है क्योंकि अंकों में रहा। अंक लिपि पढ़ना सबको नहीं आती, ये एक विशेष कार्य है। और आदरणीय अनिल जी ने 10-12 साल में जो अथक प्रयासों के द्वारा उस अंक लिपि को पढ़ाने का और उसको पढ़ने का प्रयास किया और हम सब तक उसको पहुंचाया, इसी भावना के साथ कि यह ग्रंथ विश्व पटल पर आए और इस ग्रंथ के बारे में कम से कम हमारी जो धरोहर है, जैनों की जो विरासत है, उसकी जानकारी तो हमें होना ही चाहिए, चाहे वो श्री भूगोल ग्रंथ हो चाहे प्राकृत भाषा हो, दोनों ही चीज हम जैनियों की विरासत है, अर्थात हमें उसकी जानकारी होना चाहिए। परंतु विडंबना ये है कि जैन लोग उसमें रुचि नहीं लेते, दूसरे लोग उसमें बहुत अधिक रुचि लेके उसका अध्ययन करते हैं और अपना सौभाग्य मानते हैं कि कितनी अद्भुत चीज हम उससे पढ़ रहे हैं। तो हम सभी को भी उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना सीखना चाहिए। और इस दसम सत्र में मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक श्री भूगोल ग्रंथ नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, वो इस सत्र में जरूर से जरूर जुड़ करके उसका अध्ययन लाभ लीजिए। बोले महावीर भगवान की जय। लेकिन क्या समय में परिवर्तन किया जा सकता है? मैंने कहा जी नहीं। मैंने कहा ये बताइए हिंदुस्तान से हैं? बोले जी नहीं, मैं यूएसए से हूँ। मैंने कहा आप तो हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। बोले हम 3 लोगों को, प्रोफेसर हैं वहाँ किसी विश्वविद्यालय में, उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। आज ये सोचिए कि उन्होंने इस ग्रंथ को सीखने के लिए हिंदी सीख ली, और यदि हम यहाँ इसको प्रचारित नहीं करेंगे तो ये हमारा शायद दुर्भाग्य होगा। शुभारंभ के अवसर पर आप लोगों से मैं श्री भूगोल से संबंधित अपने कुछ विचार रख सकूं, इसके लिए आप सबसे आग्रह है कि आप लोग इस चीज़ को और आगे तक ले जाएं। 9वीं शताब्दी में आचार्य कुंभेन्दु ने ग्रंथ की रचना की थी, और ऐसा कहते हैं कि उसके कुछ साल तक, करीब 1000 साल के अंतराल में ये ग्रंथ पूरी तरह से लुप्त हो गया। जब श्री भूगोल की रचना जब की गई थी कर्नाटक में, राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वर्ष राजा का राज्य का शासन था, उसके कुछ सालों तक तो ये ग्रंथ चलता रहा, इसका काफ़ी प्रचार भी हुआ, और इसको गाया जाए तो इसकी जो
कविता की शैली में लिखा गया, इसको छंद में लिखा गया, सांगत्य छंद में। तो इसको गाया भी जाता था शहर में, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे चूँकि इसकी अंशलिपि और इसकी जो जटिलता थी, इसका धीरे धीरे लोप हो गया और 1000 साल तक ये करीब करीब लुप्त रहा। करीब 100 साल पूर्व पंडित येलप्पा शास्त्री ने इसकी एकमात्र पांडुलिपि से इसको पुनः प्राप्त किया, पुनर्जीवित किया इसको। और पुनर्जीवित करने के बाद आचार्य देशभूषण जी महाराज के साथ में 1956 में उन्होंने इस पर टीका शुरू की और दुर्भाग्यवश इस कार्य को शुरू करने के कुछ दिन पश्चात ही उनका देहांत हो गया। फिर ये जो लोप होने की जो लोप हुआ, उसके बाद में इसका कोई अता पता नहीं रहा। इसी स्थिति फिर दोबारा बनने लगी। 1956 में येलप्पा शास्त्री के द्वारा किए गए कार्य के बाद फिर उसके बाद करीब 70 साल तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। करीब करीब फिर से ये लोप होने की स्थिति में जा रहा था और अचानक से ऐसा लगा कि एक कह सकते हैं एक संयोगवश इस ग्रंथ का नाम मैंने सुना और कोशिश की कि इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करूं। तो उस वक्त तक बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। तो हम लोगों ने धीरे धीरे इसका प्रयत्न किया, इस ग्रंथ के बारे में और पता किया और सौभाग्यवश अमित काशीवाल जी के प्रयत्न से, श्री अरविंद जी के सहयोग से ये श्री बोल प्रशिक्षण और शोध केंद्र की स्थापना हुई और इसके बाद में हमारे प्रयासों को गति मिली और हम लोग एक बार फिर से इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगे। हम लोगों ने इस शोध संस्थान के माध्यम से 5 पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है। जो भी हम लोग के अनुभव या जो भी हमारी खोज, जो भी जानकारी हम लोग इकट्ठी करते हैं, इसको हम लोग प्रकाशित तत्काल कर देते हैं। इसको छुपाने की हमारे कोई मंशा नहीं रहती है, जैसा कि पिछले कुछ लोगों ने किया था, इसको छुपा लेते थे। इसके अलावा हम लोगों ने इसके ऊपर आलेख भी प्रकाशित किए जो लंदन यूनिवर्सिटी के जर्नल में और अमेरिका में प्रकाशित पुस्तकों में, इंडियन साइंस कांग्रेस के सेशंस में और अन्य पुस्तकों में भी, और इसके प्रेजेंटेशंस को इंटरनेट पर भी रखा गया जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाएंगे। और फिर ये हमारे जो प्रशिक्षण सत्र चल रहे हैं, इसमें आपने सुना है समता दीदी कितना अच्छा प्रशिक्षण दे रही है और इसके माध्यम से काफ़ी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, लोगों की इसकी पहचान बढ़ी है। मैं इस चीज़ को और रेखांकित करना चाहता हूँ कि ये ग्रंथ दुनिया का सबसे अनोखा ग्रंथ है। इसके अंदर जो गणित का आधार है, इसकी जो गणित की चीज़ें हैं जो आज के आधुनिक गणित से समतुल्य है, जो 1200 साल पहले उन्होंने सोच रखा है। जिस तरह की अंकलिपि की उन्होंने कल्पना की थी, वो एक तरह से एक यूनिवर्सल स्क्रिप्ट बनाई, एक ऐसी लिपि का उन्होंने संयोजन किया है जो दुनिया के लिए सबसे अनूठी है और उसका प्रयोग दुनिया में सब जगह किया जा सकता है। एक लिपि से दूसरी लिपि में ट्रांसलेटरेशन करने के लिए, लिप्यांतरण करने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता ऐसी। और फिर इसके अंदर जो ज्ञान का जो अनूठा भंडार भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है, इसको प्रकट करने की जरूरत है। और दुर्भाग्यवश अभी भी हमारे पास में कन्नड़ के विद्वान हमारे इस प्रयास में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं और चूँकि इसकी मूल भाषा कन्नड़ है, तो हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को शामिल करें इसका, और इसके जो अलग अलग आयाम हैं उनको भी अभी तक उद्घाटित करना बाकी है। तो इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग और आप लोग सबकी सद्भावना और आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। व्यवहारे भारते देशे प्रादेशिक भाषासु अज्जली शब्दा सुनिच्छन्ति। भारत देश में आज भी प्राकृत भाषा विविध भाषाओं में बोली जाती है और उसके शब्द भी सभी भाषाओं में सुने जाते हैं। जब हम देखेंगे प्राकृत भाषा की विकास यात्रा, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से मराठी, गुजराती, बंगाली सभी भाषाओं में प्राकृत के शब्द हैं। प्राकृत भाषा के शब्द हमको वैदिक भाषा में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि प्राकृत वैदिक काल के समानांतर की जन भाषा है। इसके लिए कहा है प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम,
जो प्रकृति से यानी स्वभाव से जो सिद्ध है वो प्राकृत है। और प्रकृति नाम जना नाम वाग व्यवहार, जो स्वाभाविक रूप से अपने स्वाभाविक रूप से वाणी का व्यवहार करते हैं वो भाषा प्राकृत है। तो इस तरह से प्राकृत भाषा प्राचीन काल से जन भाषा है, उसका विकास निरंतर होता रहा। साहित्य की भाषा भी बन गई, वो सम्राट अशोक के काल में आकर के वो राज्य की भाषा बन गई। बुद्ध और महावीर के समय वो धर्म की भाषा है। ये ऐसी भाषा है जिसको जनाश्रय, धर्माश्रय और राज्याश्रय तीनों प्राप्त हो गए। क्योंकि अशोक के समय तो शिलालेख भी खुले हैं प्राकृत में, और उस समय उनकी मुद्रा और राज्य के अभिलेख और राज्यपत्र भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और जनभाषा होने के कारण संस्कृत साहित्य के कालिदास, भास जितने भी कवि हुए हैं उन सब के नाटकों में सामान्य वर्ग के लोग, जो अशिक्षित वर्ग के लोग प्राकृत बोलते थे, उसी भाषा का प्रयोग है। और उनको समझाने के लिए, उनमें लोकप्रिय होने के लिए कालिदास आदि ने भी प्रत्येक साहित्य के प्रत्येक ग्रंथ में, हर नाटक में आज भी ये परंपरा है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज और जैन के लिए तो ये आगम की वाणी को कम होने का सौभाग्य प्राप्त है प्राकृत भाषा को। तो हम जैनियों का नमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा है, तो हमारी तो ये मातृभाषा भी है, तो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, हमारा कर्तव्य भी है। तो आचार्य कुंद से ये लिपिबद्ध होने की परंपरा प्रारंभ हुई, और वो आज तक हम चाहे आचार्य श्री विद्यासागर हो, आचार्य श्री विराग सागर जी हो, चाहे आचार्य सुनील सागर जी हो, और चाहे प्रणम्य सागर जी हो, और आदित्य सागर जी की बिल्कुल परंपरा आज तक प्रवाहमान है। और न केवल तपस्वी और संतों की ये भाषा है, बल्कि विद्वान मनुष्यों की भी भाषा रही हुई है। इस भाषा में सारे ग्रंथ लिखे गए, सारी विधाओं में, मतलब वो पुराण हो, महाकाव्य हो, गद्य काव्य हो, नीति काव्य हो, गीति हो, नाटक हो, गद्य हो, चंपू हो, कोई भी विधा हो, सभी विधाओं में प्राकृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ। और कोई भी विषय हो, व्याकरण हो, कोश हो, छंद शास्त्र हो, अलंकार शास्त्र हो, और गणित है, ज्योतिष है, सभी विषय इसमें लिखे गए ग्रंथ। ऐसा कोई विषय नहीं है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया नहीं है। बहुत आज आवश्यकता है कि इस भाषा को समझे। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि प्राकृत कोई भाषा, प्राकृत है वो प्रकृति समझते हैं, नेचर समझते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे जैनियों में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको ये नहीं पता है कि प्राकृत की कोई भाषा है। तो आज सबका ये कर्तव्य बनता है कि इस प्राकृत भाषा को हम सीखें, जानें और इसके प्रवाह को निरंतर प्रवाहित रखें। हम कहें कि ये हमारी मातृभाषा है। तो देखिए, हमने जाना कि ब्रह्मचारिणी डॉक्टर समता दीदी, उन्होंने श्री भूगोल के संबंध में बहुत ही सरल भाषा में हमने समझाया। प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन ने प्राकृत भाषा के बारे में हमें समझाया, और इन दोनों का मिला जुला रूप सार हमें समझाया डॉक्टर संगीता मेहता जी ने। हम उनके शुक्रगुजार हैं। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में इसी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी अवश्य दें। जय जिनेंद्र।